हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा है कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन के अगले पार्ट्स की, यानी अर्धसूत्री विभाजन की। तो आप सभी बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि जितने बच्चे भी नहीं आए हैं वो भी आ जाए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। और इसके साथ साथ बेटा हम सभी को बता देना चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे ने पीछे की क्लासेज नहीं देखी है, आप सभी लोग पीछे की क्लास को देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर इस चैप्टर को पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो आप पीछे का जब एक एक टॉपिक देखोगे तभी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग पीछे की टॉपिक को आपने रिवीजन भी किया होगा और आपको समझ में भी आई होगी। तो आज हम करेंगे अर्धसूत्री विभाजन की। जैसा कि हमने क्या बोला था कि जो हमारी कोशिका विभाजन होती है ना, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन की हमने बात की थी। तो कोशिका समसूत्री विभाजन, एक होता है समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, और एक हमने असूत्री विभाजन की भी बात की। लेकिन हमें मेन आपको यहाँ पे देखना है एक समसूत्री विभाजन और एक अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है भाई समसूत्री विभाजन क्या था, कि समसूत्री विभाजन में हमने दो चीज़ों की देखी थी। अगर मैं थोड़ा सा याद दिला दूं तो हमने किसकी बात की थी बेटा, समसूत्री विभाजन की। किसकी बात की थी, समसूत्री विभाजन की। इस समसूत्री विभाजन में हमने दो चीज़ें देखी थी कि ये समसूत्री विभाजन को अगर पूरा करना है, समसूत्री विभाजन की प्रोसेस को अगर बच्चा यहाँ पे पूरा करना है, तो अगर हमारी कोई भी सेल को डिवाइड होना है, किसी भी सेल्स को यहाँ पे विभाजन होना है, तो उसको दो व्यवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा, या उनमें दो प्रकार की क्रियाएं होती है। पहला क्या होता है बेटा, पहला जो होता है मैंने बोला था कि अगर मान लो सेल डिवीजन, इस समसूत्री विभाजन को पूरा करना है, तो पहला होता है केंद्रक का विभाजन। क्या होता है, केंद्रक का विभाजन। ठीक है। और केंद्रक के विभाजन में बेटा चार प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। प्रकार की व्यवस्थाएं में पहला होता है प्रोफेज, जिसको हम कहते हैं पूर्वा अवस्था। दूसरा होता है मेटाफेज, इसको हम कहते हैं मध्य अवस्था। प्रोफेज, मेटाफेज। इसके बाद एनाफेज, एनाफेज को हम कहते हैं पश्चा अवस्था। और लास्ट का होता है टीलोफेज, और टीलोफेज को हम कहते हैं अनंत्या अवस्था। ये सभी जो टॉपिक है हमने इसकी पिछली क्लास में डिस्कस कर ली है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या बोला भाई, कि ये जब चारों प्रवस्थाएं, यानी कि अगर हिंदी नाम लिख लो भाई, हिंदी नाम क्या है, पूर्वावस्था है। जो बच्चे आज की क्लास कर रहे होंगे उनके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मेटाफेज को हम कहते हैं मध्यावस्था है। क्या भाई, ये मध्यावस्था है। इसको हम कहते हैं पश्चावस्था, पश्चा अवस्था कहते हैं। और लास्ट को हम कहते हैं अनंत्या अवस्था, अनंत्या अवस्था। इतनी बात आप सभी बच्चे को क्लियर, इतनी बात क्लियर है भाई। इसके बाद हमने क्या बोला, इसके अंदर होता है ये जब ये वाली सभी प्रवस्थाएं स्टार्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, तो एक और प्रवस्था होती है जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य, केंद्रक विभाजन, और एक होता है कोशिका द्रव्य विभाजन, यानी साइटोप्लाज्म का विभाजन। जब केंद्रक डिवाइड हो जाएगा तब कोशिका का विभाजन होगा। जब कोशिका का विभाजन होगा तो हमारी जो सेल्स होगी वो पूरी तरीके से मातृ कोशिका से संतति कोशिका में चेंज हो जाती है। इतनी बात क्लियर बेटा। अब आज की क्लास में हमें बात करनी है अर्धसूत्री विभाजन की। तो सभी बच्चे हेडिंग डालोगे अर्धसूत्री विभाजन। क्या डालोगे भाई, अर्धसूत्री। अर्ध का मतलब है बेटा आधा, अर्ध का मतलब ये क्या है, आधा। अब अर्धसूत्री विभाजन जिसको हम कहते हैं मियोसिस डिवीजन, इस अर्धसूत्री विभाजन को हम क्या कहते हैं भाई, मियोसिस, मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन। इतनी बात आपको ये क्लियर करनी है।
तो अर्धसूत्री जैसे हमने देखा था बच्चा, समसूत्री विभाजन की कई सारी व्यवस्थाएं होती हैं, इसी तरह जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन है इसकी भी कई सारी व्यवस्थाएं होती हैं। अर्धसूत्री विभाजन की भी आपको ढेर सारी कई सारी व्यवस्थाएं देखने के लिए मिलती हैं। अगर बेटा हम अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो अर्धसूत्री विभाजन शब्द जेबी फार्मर व मूरे ने 1905 में दिया था। अगर आप नॉर्मल बात करें, है ना, अगर इसके थोड़ा सा बेसिक चीज में जानते हैं तो आप क्या लिखोगे भाई, अर्धसूत्री शब्द, ये जो अर्धसूत्री शब्द है, अर्धसूत्री वर्ड, क्योंकि किसी न किसी वर्ड का या किसी न किसी चीजों का जो खोज किया गया है कोई न कोई वैज्ञानिक किया है। तो अर्धसूत्री जो शब्द है वो बी फार्मर, जे बी फार्मर और मुरे ने 1905 में दिया। कौन दिया भाई, जे बी फॉर, ठीक है, जे बी फार्मर और मुरे ने, ठीक है। किसने, दो वैज्ञानिकों ने, एक हमारे कौन है, जे जे बी फार्मर फार्मर और दूसरे कौन है भाई, दूसरे हमारे मुरे हैं। इन दोनों ने मिलके कितने सन में भाई, 1905 में, 1905 में इन्होंने ये जो विभाजन हो रहा है एक सेल के अंदर, इस विभाजन को उन्होंने क्या बोला, अर्धसूत्री शब्द दिया। यानी कि कोई भी एक मातृ कोशिका है और वो दो बराबर भागों में दो संतति कोशिका में विभाजन हो रही है और उनमें गुणसूत्रों की भी संख्या आधी हो जा रही है, तो इसको उन्होंने बोला अर्धसूत्री विभाजन। और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था या दिया था जेबी फार्मर और यूरे ने दिया था। इसके अलावा बेटा इस विभाजन के फलस्वरूप क्या है कि दो गुणित कोशिका से चार अगुणित कोशिकाएं बनती है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि इस विभाजन के फलस्वरूप, अगली पॉइंट इसमें, इस विभाजन के फलस्वरूप, इस विभाजन के फलस्वरूप द्विगुणित कोशिका, द्विगुणित यानी 2n, तो द्विगुणित कोशिका से चार संतति कोशिका, द्विगुणित कोशिका से क्या, चार संतति कोशिका का, चार किसका, चार संतति कोशिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, चार संतति कोशिका का निर्माण होता है ना। किस विभाजन के फलस्वरूप भाई, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या है कि द्विगुणित कोशिका से, अगर कोई भी द्विगुणित कोशिका है और इस द्विगुणित कोशिका से चार संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। और अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक सेल से आधी रह जाती है। और क्या भाई, अर्धसूत्री विभाजन में, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक पीढ़ी से या पैतृक कोशिका से, ठीक है, आधी रह जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, अर्धसूत्री विभाजन में, अर्धसूत्री विभाजन में, अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में, संतति, ठीक है, संतति कोशिकाओं में यानी कि डॉटर सेल, संतति कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं बेटा, डॉटर सेल। तो संतति कोशिकाओं यानी डॉटर सेल में, ठीक है। तो संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की, किसकी, गुणसूत्रों की, तो संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका को हम बोलेंगे पेरेंट सेल। क्या बोलते भाई, लिख लो, पेरेंट्स सेल। तो पैतृक कोशिका की आधी यानी हाफ, है ना, आधी यानी क्या हो जाती है, हाफ
हो जाती है। क्या हो जाएगी? आधी यानी कि हाफ हो जाती है। तो ये किस में होगा भाई? ये जो हमारा होता है अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत। ये किस में होगा? अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत ये क्रिया होती है कि पहले ध्यान देना, अर्धसूत्री जो शब्द है इसको जेबी फार्बर और मूरे नामक दो वैज्ञानिकों ने दिया है। कितने सन में दिया है भाई? 1905 में दिया है। आप बोलोगे कि इस विभाजन के फलस्वरूप कोई दो गुणित सेल है और वो 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, और अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो पैतृक कोशिका की क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। ठीक है, और आधी रह जाती है, इसलिए इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो आगे ये भी लिख सकते हो कि इसलिए 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 इसे अर्धसूत्री, ठीक है, इसलिए इसे अर्धसूत्री अर्धसूत्री विभाजन विभाजन कहते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं भाई? अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इतनी बात क्लियर? अगर मैं यही को आपको थोड़ा सा समझाऊं, ठीक है, यही अगर प्रोसेस में आपको ये जो आपने ये पढ़ा ये मैं आपको यहाँ समझाऊं। मानो एक कोई ये संतति सेल है ना, ये कोई एक संतति सेल है, ठीक है, रुको बना दे रही हूँ फिर समझाती हूँ। ये कोई भी एक संतति सेल है, ठीक है, इसके अंदर विभाजन होगा। जब विभाजन करेगी तो एक सेल ये यहाँ बनाएगी, ठीक है, माना बात एक सेल ये यहाँ बना दी, ठीक है, दो बन गई, एक से दो बन गई, वापस से इसके अंदर यहाँ बन गया है ना, और एक ये बन गया, ठीक, दो बना। फिर ये क्या करेगी? विभाजन करेगी, एक बनी, फिर दो बनी। अब ये कैसे बन रही है ये मैं आपको समझा रही हूँ, कैसे ये बनी ये मैं आपको समझा रही हूँ। ये यहाँ विभाजित हुई, ये यहाँ विभाजित हुई, ये ऐसे जब विभाजित हुई तो एक से इसने क्या बना लिया? दो बना लिया। वापस से विभाजित हुई तो एक से कितना बना लिया? दो बना लिया। ये हमारी क्या है भाई? संतति कोशिका, संतति कोशिका, ये भी संतति कोशिका, ये भी डॉटर सेल, ये डॉटर सेल से मातृ कोशिका बनी, डॉटर सेल से ये हमारी क्या है? मातृ कोशिका है। यही चीज को मैं अब आपको समझा रही हूँ कि ये कैसे हुआ, जो हमने लिखा ये पूरी प्रोसेस कैसे हुई। देखो हमने अब तक क्या बात की कि ये हमारी क्या है? मातृ कोशिका है। क्या है? मातृ कोशिका। और ये जो मातृ कोशिका क्या है बच्चा? ये हमारी है 2n। 2n का मतलब होता है द्विगुणित, यानी इनमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 46 होती है। लिख लो भाई, द्विगुणित, द्विगुणित होती है। अब यहाँ पे क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। तो हमने क्या बोला, यहाँ पे आप पढ़ो कि इस विभाजन के फलस्वरूप द्विगुणित कोशिका से 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। और अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका की आधे हो जाती है, और इसलिए अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। देखो अब यहाँ पे बेटा ये जो हुआ ये हुआ अर्धसूत्री फर्स्ट, क्योंकि इसकी दो प्रवस्थाएं होती है, एक अर्धसूत्री फर्स्ट और एक अर्धसूत्री सेकेंड। तो यहाँ पे कौन सा विभाजन हुआ भाई? यहाँ पे जो विभाजन हुआ है ये अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन हुआ है। कौन सा विभाजन हुआ है? ये जो विभाजन हुआ है ये अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन हुआ है। जब ये अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन हुआ तो यहाँ पे जो n से 2n से थी, 2n से क्या हो गई? n हो गई, और ये भी क्या हो गई? n हो गई। यानी कि इनमें गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी? 23, और इनमें 23। और ये द्विगुणित थी, द्विगुणित से क्या हो गई? अगुणित हो गई। क्या हो गई? अगुणित हो गई। और यहाँ पे भी भाई ये द्विगुणित से क्या हो गई? अगुणित हो गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब ये तो अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन हुआ, वापस से इनमें क्या होगा? अर्धसूत्री सेकेंड। क्या होगा? अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन। क्या होगा बच्चा? अर्धसूत्री सेकेंड।
अब अर्धसूत्री सेकेंड होगा तो एक से दो बनी। अब ये भी दो बनाएंगे, ये दो भी दो बनाएंगी, तो क्या बनी भाई, एक से दो, एक से दो। ये भी हमारी क्या है, डॉटर सेल है, डॉटर सेल। डॉटर सेल को हम कहते हैं भाई, हिंदी में लिख लो, ये सभी हमारे डॉटर सेल, इसको हम कहते हैं पुत्री कोशिका। क्या बोलते हैं, पुत्री कोशिका। तो यही हमने लिखा भाई कि एक द्विगुणित सेल से 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। अब आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान देना है कि जब अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होगा तो ये 2n से तो n हो जाएगी, यानी कि मातृ कोशिका से संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। यानी अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होगा तो जो गुणसूत्र होंगे, अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होगा तो अगर गुणसूत्र की संख्या 46 है तो 23 हो जाएगा, और अगर 2n है तो n हो जाएगा। अब यहाँ पे जो संतति बनेगी, यहाँ पे किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, यहाँ पे n ही होगा, ये भी यहाँ पे n होगा, और ये भी n होगा दोनों, और ये भी आपका n होगा। यानी गुणसूत्रों की जो संख्या होगी 23 इसमें भी है ना, 23 इसमें भी, 23 इसमें भी, और 23 इसमें भी। यही होता है अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होता है भाई, इसी विभाजन को हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। इस विभाजन को क्या बोलेंगे, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं इस पूरी प्रोसेस को। इतनी बात क्लियर, इतनी बात सभी बच्चे को समझ में आ गई। अब आगे हम देखते हैं, आगे आपको क्या देखना है भाई, जैसे अब इसके आगे आपको क्या नोट करना है कि अर्धसूत्री विभाजन की बहुत सारी प्रोसेस होती है। पहला क्या होगा बेटा, जीवों में अर्धसूत्री विभाजन के लिए द्विगुणित जनन कोशिकाओं में युग्मक कोशिकाओं बनने के समय जिसके फलस्वरूप अगुणित युग्मक बनते हैं, और लैंगिक जनन करने वाले जीवों में अगुणित नर व मादक युग्मक के संलयन से निर्मित युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित हो जाती है। ठीक है, और द्विगुणित युग्मनज सूत्री विभाजन के द्वारा विभाजन के फलस्वरूप वयस्क जीवों को क्या करता है, क्या करता है बेटा, निर्माण करता है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर समझो। यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे ये बोला भाई कि जीवों में अर्धसूत्री विभाजन केवल द्विगुणित जनन कोशिकाओं के में ही होता है। ठीक है, अगर जैसे मैं बोलूं कि जब हमने देखा था अगर एक जीव का निर्माण होता है तो एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक, और इसी तरह अगर आप पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन की व्यवस्था को देखते हो तो एक नर युग्मक होता है और एक मादा युग्मक होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में संलयित होते हैं, और संलयित होने के बाद एक नए जीव का निर्माण करते हैं। नर युग्मक मादा युग्मक दोनों आपस में संलयित होंगे, और आपस में संलयित होने के बाद एक नए जीव का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इस प्रोसेस को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। कोई भी ऐसा बच्चा यहाँ पे नहीं होगा जो बोलेगा कि ये प्रोसेस मेरे को तो पता ही नहीं है। कोई भी एक भी बच्चा ये इस बात को नहीं कह सकता कि इस प्रोसेस के बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। क्लियर, इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे के टॉपिक को हम समझते हैं। आगे के टॉपिक को कैसे समझोगे भाई, जैसे जैसे अगर हम बात करें कि ये अर्धसूत्री विभाजन दो चौड़ों में पूर्ण होता है, तो आप इसमें ये देख सकते हैं भाई अर्धसूत्री विभाजन के प्रकार। अर्धसूत्री विभाजन के प्रकार, या आप ये लिख सकते हो कि अर्धसूत्री विभाजन विभाजन दो चरणों में संपन्न होता है। ये जो अर्धसूत्री विभाजन है वो दो चरणों में क्या होता है, संपन्न होता है। कितने चरणों में संपन्न होता है भाई, ये दो चरणों में संपन्न होता है। अगर इस दो चरणों की बात करें कि इस दो चरणों के अंतर्गत कौन है, तो इस दो चरणों के अंतर्गत सबसे पहला आता है अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन। दो चरण है तो एक है अर्धसूत्री फर्स्ट। क्या है, अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन, अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन, और एक है अर्धसूत्री
अर्ध सूत्री सेकंड विभाजन। ये क्या है भाई? अर्धसूत्री फर्स्ट और एक अर्धसूत्री सेकंड, यानी यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि मियोसिस मियोसिस फर्स्ट डिवीजन और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? मियोसिस मियोसिस ये सेकंड डिवीजन। एक फर्स्ट है और एक क्या है? सेकंड है। अब अगर यहाँ पे फर्स्ट की बात करें तो ये जो फर्स्ट होता है ये 4 अवस्थाओं में होता है। अगर हम अर्धसूत्री फर्स्ट की बात करें, किस विभाजन की बात करें, अगर हम यहाँ पे अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन की बात करें तो ये 4 अवस्थाओं में होता है। एक पूर्वावस्था, ठीक है, एक पूर्वावस्था फर्स्ट में होता है, ठीक है। उसके बाद एक मध्यावस्था फर्स्ट में होता है, ठीक है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब अगर बेटा हम इस अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो जैसे हमने देखा था कि हमारा जो समसूत्र विभाजन है वो 4 अवस्थाओं में पूर्ण हो रहा है। जो समसूत्र विभाजन है ये क्या हो रहा है भाई? ये 4 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। इसी तरह जो अर्धसूत्री विभाजन है ये 2 चरणों में, और अगर अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन की बात करें, फर्स्ट विभाजन की, तो ये 4 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। कितने अवस्थाओं में बेटा? ये 4 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। 4 अवस्थाओं की बात करें तो सबसे पहले होता है भाई, सबसे पहला होता है पूर्वा अवस्था फर्स्ट। क्या होगा? पूर्वा अवस्था फर्स्ट। क्या होता है? पूर्वा अवस्था, पूर्वा अवस्था फर्स्ट होता है, ठीक है, यानी कि प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट होता है। इतनी बात क्लियर। और ये बेटा जो प्रोफेज फर्स्ट होता है इसके 5, ये 5, ठीक है, ये जो होता है प्रोफेज फर्स्ट ये 5 अवस्थाओं में, ठीक है, इस अवस्था को पुनः 5 अवस्थाओं में ये होता है, जिसमें 5 अवस्थाओं की हम एक एक करके बात करें। एक होता है बेटा तंतुपट, तंतुपट होता है। दूसरा होता है द्विपट। क्या होगा? द्विपट होता है, ठीक है। तंतुपट, द्विपट, युग्मपट, स्थूलपट, ठीक है। तंतुपट, द्विपट, युग्मपट, क्या होगा? युग्मपट, और इसके बाद स्थूलपट, ठीक है, क्या होगा? स्थूलपट, ठीक है, क्या होगा भाई? स्थूलपट। और स्थूलपट के बाद एक होता है पारगतिक्रम, पारगतिक्रम, पारगतिक्रम। ये सभी किसकी अवस्थाएं बेटा? ये सभी हमारी पूर्व अवस्था के अंतर्गत आती है। यानी अर्धसूत्री जो विभाजन होगा, जैसे हमने समसूत्री विभाजन को देखा था, ये 2 चरणों में संपन्न हुआ था, एक साइटोकाइनेसिस और एक कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस की 4 व्यवस्थाएं थी, एक लास्ट साइटोकाइनेसिस था। इसी तरह जब हम अर्धसूत्री विभाजन देखते हैं तो इसकी कितनी होती है बेटा? इसकी 4 व्यवस्थाएं होती हैं। 4 व्यवस्थाओं में, सॉरी 2 व्यवस्थाएं, एक अर्धसूत्री सेकंड विभाजन और एक अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन। अब अर्धसूत्री जो फर्स्ट विभाजन है इनकी 4 व्यवस्थाएं होती है। एक होता है पूर्वा अवस्था फर्स्ट। तो पूर्वा अवस्था फर्स्ट जो होता है इसके भी कई चरण होते हैं, जैसे तंतुपट, द्विपट, युग्मपट और स्थूलपट और पारगमतिपट। इसके बाद अगर यहाँ पे बात करते हैं किसकी, इस चीज को हम छोड़ देते हैं यहीं पे, इसके आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद दूसरा क्या आता है? दूसरा हमारा होता है मध्य अवस्था सेकंड। क्या है? मध्य अवस्था सेकंड, यानी कि मेटाफेज मध्य अवस्था फर्स्ट, यानी कि मेटाफेज फर्स्ट, ठीक है, मेटाफेज फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद तीसरा आता है भाई पूर्वावस्था, सॉरी पश्चावस्था। तीसरा क्या आएगा? पश्चावस्था। तो पश्चावस्था फर्स्ट यानी एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद चौथा कौन सा आएगा? चौथा आता है बेटा, चौथा आता है, चौथा आएगा अनंत्य अवस्था, अनंत्य अवस्था। इस अनंत्य अवस्था फर्स्ट यानी कि टीलोफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, ठीक है, क्लियर इतनी बात।
तो ये अर्धसूत्री जो विभाजन होगा, जैसे कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक का विभाजन 4 अवस्थाओं में पूर्ण हो रहा था, इसी तरह यहाँ पे जो अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होगा ये भी 4 अवस्थाओं में पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। ये भी कितने अवस्थाओं में, ये भी जो होगा 4 अवस्थाओं में एकदम अच्छी तरीके से कंप्लीट होगा। क्लियर। पहला होगा पूर्वावस्था फर्स्ट यानी प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट, और बहुत सारी यहाँ पे प्रोसेस होती है। ठीक है, अब अगर हम सबसे पहले थोड़ा सा अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन के बारे में जान लेते हैं कि ये अर्धसूत्री विभाजन क्या है, तो सभी बच्चे हेडिंग डालोगे अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। क्या डालोगे? अर्धसूत्री अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट यानी मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट की बात करें। अब ये अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन में आप क्या लिखोगे? यह जो होती है, ठीक है, इस विभाजन में गुणसूत्र अपनी प्रतिकृति बनाकर अर्ध गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। इस विभाजन में गुणसूत्र अपनी प्रतिकृति बनाकर अर्ध गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आप क्या लिखोगे, और यहाँ इसके पहले आप लिख सकते हो यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है। ठीक है, यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है। यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है। ये क्या है? ये विशिष्ट प्रकार का क्या है भाई? यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है। क्या है? एक विशेष प्रकार का यानी एक विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है। ठीक है, इस विभाजन में गुणसूत्र अपनी प्रतिकृति बनाकर अर्ध गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस विभाजन में गुणसूत्र, ठीक है, आगे क्या लिखोगे भाई? इस विभाजन में गुणसूत्र, ठीक, इस विभाजन में गुणसूत्र अपनी प्रतिकृति बनाकर क्या करके बनाकर अर्ध गुणसूत्र का, ठीक है, अपनी प्रतिकृति बनाकर अर्ध गुणसूत्र का निर्माण करता है। क्या करता है भाई? निर्माण करता है। क्या करेगा? अपनी प्रतिकृति बनाएगा, और अपनी प्रतिकृति बनाने के बाद किसका निर्माण करेगा? अर्ध गुणसूत्र का यहाँ पे ये निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? अर्ध गुणसूत्र का निर्माण करता है। ठीक है, इसके बाद आगे क्या देखते हो बेटा इसमें? तथा द्विगुणित अवस्था में अगुणित अवस्था तक आ जाते हैं। तथा द्विगुणित अवस्था से, ठीक है, या लिख सकते हो कि जिसमें द्विगुणित कोशिका से बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी रह जाती है, और ये अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। ठीक है, अब अर्धसूत्री फर्स्ट में हमने क्या देखा, आगे क्या लिखोगे? तथा द्विगुणित अवस्था से अगुणित अवस्था तक आ जाते हैं। ठीक है, अतः द्विगुणित अवस्था से, ठीक है, अतः द्विगुणित अवस्था यानी कि 2n फेज से अगुणित यानी कि n अवस्था में आ जाते हैं। क्या करेंगे? अवस्था में आ जाते हैं। किस में आएंगे भाई? ये n अवस्था में आ जाते हैं। यानी अतः द्विगुणित से क्या हो जाएंगे? n अवस्था में क्या हो जाएंगे? पूरी तरीके से आ जाते हैं। ठीक है, इसे विषम रूपी विभाजन भी कहते हैं, और यह निम्नलिखित 4 अवस्थाओं में होता है। आगे क्या लिखोगे भाई? इसे विषम रूपी विभाजन भी कहते हैं। ठीक है, इसे विषम रूपी
इसे विषम रूपी विभाजन भी कहते हैं, विभाजन भी कहते हैं, विभाजन भी कहते हैं। यह चार अवस्थाओं में चार अवस्थाओं में पूर्ण होता है। ठीक है, क्या होगा? चार अवस्थाओं में पूर्ण होता है। किसमें होगा? यह चार अवस्थाओं में पूरी तरीके से ये पूर्ण होता है। ठीक है, और चार अवस्थाओं कौन कौन सी होंगी? इन चार अवस्थाओं को हमने पीछे नोट भी किया है और यहाँ पे आप नोट भी कर सकते हो। पहला क्या है भाई? पहला हमारा क्या है? पूर्वावस्था। पूर्वावस्था फर्स्ट, पूर्वावस्था फर्स्ट। दूसरा है मध्यावस्था, मध्यावस्था फर्स्ट। थर्ड है पश्चावस्था, पश्चावस्था फर्स्ट है। ठीक है, और फोर्थ है अनंत्यावस्था, अनंत्यावस्था फर्स्ट है। क्या है भाई? अनंत्यावस्था फर्स्ट है। क्या है? अनंत्यावस्था फर्स्ट है। यानी कि एक पूर्वावस्था फर्स्ट है, पश्चावस्था है, मध्यावस्था है और अनंत्यावस्था है। अब हम बात किसकी करते हैं बेटा? अर्धसूत्री विभाजन में क्या बोला? यह विशिष्ट प्रकार का कोश का विभाजन है। इस विभाजन में गुणसूत्र अपनी प्रतिकृति बनाकर अर्धसूत्रण का अर्ध गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। अतः द्विगुणित अवस्था यानी 2n फेज से अगुणित अवस्था यानी n अवस्था में आ जाते हैं और इसे इस विषम रूपी विभाजन भी कहते हैं। और ये चार प्रवस्थाओं में या चार अवस्थाओं में पूर्ण होता है। पहला होता है अर्धसूत्री फर्स्ट, दूसरा है अर्धसूत्री सेकेंड, तीसरा है अर्धसूत्री पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अनंत्यावस्था। लेकिन आप लास्ट में इसके क्या लगाएंगे? फर्स्ट लगाएंगे। तो अब अगली हेडिंग हम डालते हैं पूर्वावस्था फर्स्ट की। क्या है? पूर्वावस्था फर्स्ट की बात करते हैं, यानी कि प्रोफेज फर्स्ट। अब ये प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है? अगर हम प्रोफेज फर्स्ट की बात करें तो यह अवस्था समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था से लंबी व जटिल होती है। यह अवस्था समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था से लंबी व जटिल होती है। क्या लिखोगे? यह विभाजन समसूत्री विभाजन की यह विभाजन समसूत्री विभाजन के, ठीक है, किसके? समसूत्री विभाजन के पूर्वावस्था से लंबी व क्या होगी? लंबी व जटिल होती है। क्या होगी भाई? लंबी व जटिल होती है। यानी कि जब हमने देखा था माइटोसिस डिवीजन में जो पूर्वावस्था हो रही थी, ये बेटा पूर्वावस्था और यहाँ पे पूर्वावस्था फर्स्ट है। तो जब हमने माइटोसिस डिवीजन देखा था, तो जब माइटोसिस डिवीजन में क्या हो रहा था? ये विभाजन हो रहा था। माइटोसिस डिवीजन में जब इस विभाजन की क्रिया को हम देख रहे थे तो कुछ अलग ही चेंज आ रहे थे। माइटोसिस डिवीजन में जब हमने इस विभाजन को देखा तो वहाँ पे एक विशेष प्रकार का क्या आ रहे थे? चेंज आ रहे थे। और वो विशेष प्रकार का चेंज क्या था? बहुत ही था। और इसमें पूरे अर्धसूत्री विभाजन का 90% समय लगता है। और क्या है भाई? इसमें पूरे अर्धसूत्री विभाजन का अर्धसूत्री विभाजन का इसमें पूरे अर्धसूत्री विभाजन का 90% समय लगता है। 90% क्या लगेगा? समय लगता है। तो ये 90% समय लगता है, किस में लगेगा भाई? ये जो 90% समय लगता है ये पूर्वावस्था फर्स्ट में लगता है। ठीक है, और इस अवस्था को पुनः 5 तंतुपट, युग्मपट, ठीक है, तंतुपट, युग्मपट, स्थूलपट, द्विपट और प्रगति क्रम प्रवस्थाओं में विभाजित किया गया है। ठीक है, और आगे लिख सकते हो कि इस प्रवस्थाओं को, ठीक है, इस अवस्था को
पुनः, ठीक है, अवस्था को पुनः 5 अवस्थाओं में, 5 अवस्थाओं में, 5 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। कितने? 5 अवस्थाओं में इसको विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है। अब ये 5 अवस्थाएं इसमें कौन सी है? पहला हम क्या बात की करेंगे? पहला जो है, पहला है तंतुपट। क्या है? पहला है तंतुपट। पहला हमने क्या देखा? तंतुपट, जिसको हम कहते हैं लिपोटोन। क्या कहते हैं? लिप्टोटीन। क्या कहते हैं भाई? लिप्टो, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? लिप्टोटीन, लिप्टोटीन। यानी कि पहला क्या है? तंतुपट। दूसरा क्या है भाई? युग्मपट यानी जाइगोटीन। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा युग्मपट, युग्मपट। युग्मपट को हम क्या कहते हैं? जाइगोटीन कहते हैं। क्या बोलेंगे? युग्मपट को हम कहते हैं जाइगोटीन। जाइगोटीन के बाद स्थूलपट आता है, स्थूलपट को हम कहते हैं भाई जाइगोटीन। ठीक है, युग्मपट, जाइगोटीन। तीसरा है स्थूलपट, स्थूलपट को हम कहते हैं पैकेटिन। ठीक है, तीसरा है स्थूलपट, तीसरा स्थूलपट। ठीक है, तीसरा है स्थूलपट, इसको हम कहते हैं पाइकोटीन, पाइकोटीन। चौथा जो हमारा आता है, इसको हम कहते हैं द्विपट, डिप्लोटीन, द्विपट इसको बोलते हैं डिप्लोटीन। और पांचवा आता है पारगतिक्रम। ठीक है, क्या आएगा? पारगतिक्रम, जिसको हम कहते हैं डाइकाइनेसिस। ठीक है, पारगतिक्रम। तो पांचवा है पारगतिक्रम। पारगतिक्रम को क्या बोलेंगे? डाइकाइनेसिस, काइनेसिस। तो ये जो हमारी पूर्वावस्था होगी, यानी कि पूर्वावस्था पूरे अर्धसूत्री विभाजन की, ये जो हमारी पूर्वावस्था है, ये पूरे अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है। ये क्या है? पूरे अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था होती है। और क्या है? तंतुपट यानी लिपोटीन, जाइगोटीन, पैक्योटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। क्या है भाई? लिपोटीन, जाइगोटीन, पैक्योटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस होती है। इस सभी प्रवस्थाओं को हमें एक एक करके पढ़ना है कि इन सभी प्रवस्थाओं का अपना अलग अलग क्या कार्य होता है। ये जितनी भी क्रियाएं हैं, इन सभी क्रियाओं का अपना एक अलग अलग क्या कार्य है, हमें एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम हेडिंग डालेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम किसकी भाई? तंतुपट की। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एक एक करके, यानी जो अर्धसूत्री विभाजन में हम तंतुपट की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग क्या डालोगे भाई? तंतुपट। क्या डालोगे हेडिंग? तंतुपट को, तंतुपट। इस तंतुपट को हम क्या बोलते हैं? तंतुपट। अब अगर हम तंतुपट की बात करें कि तंतुपट को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं भाई, तंतुपट को इंग्लिश में बोला जाता है लिपोटीन। क्या बोलते हैं? लिपोटीन। तो तंतुपट को लिपोटीन कहते हैं। क्या बोलोगे? तंतुपट को हम लिपोटीन कहते हैं। अब इस लिपोटीन की अवस्था की बात करें तो आप क्या लिखोगे कि इस अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। क्या लिखोगे? इस अवस्था में, किस अवस्था में भाई? यही जो अवस्था है, तो इस अवस्था में, ठीक है, इस अवस्था में गुणसूत्र, अवस्था में गुणसूत्र अस्पष्ट रूप से, गुणसूत्र अस्पष्ट रूप से, ठीक है, अस्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, यानी इस अवस्था में जो गुणसूत्र हैं वो अस्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।
कैसे दिखाई देंगे ये? एकदम क्लियर तरीके से। किस अवस्था में? जो डिप्लोटीन अवस्था होगी, इनमें जो गुणसूत्र होंगे ये पूरे एकदम अच्छी तरीके से यानी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उसके बाद आता है युग्मपट अवस्था। युग्मपट अवस्था को हम कहते हैं जाइगोटीन। तो जाइगोटीन अवस्था में या इस अवस्था में सूत्र युग्मन की क्रिया होती है। तो दूसरा क्या है बेटा? जो दूसरा अवस्था आती है, ये तो हमारी पहला हो गई, ये पहला। दूसरा क्या है? दूसरा है युग्मपट। युग्मपट। अब इस युग्मपट को हम क्या कहते हैं? जाइगोटीन। जाइगोटीन। क्या बोलेंगे? जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होगा कि इस अवस्था में क्या लिखोगे? इस अवस्था में, ठीक है, इस अवस्था में, ठीक है, इस अवस्था में गुणसूत्र का, गुणसूत्र का, किसका? गुणसूत्र का सूत्र युग्मन होता है। गुणसूत्र का क्या होगा? सूत्र युग्मन। तो गुणसूत्र का सूत्र युग्मन होता है। ठीक है, क्या होगा? सूत्र युग्मन होता है। तो इस अवस्था में गुणसूत्र का क्या होता है? सूत्र युग्मन होता है। ठीक, क्या होगा? इस अवस्था में सूत्र का सूत्र युग्मन यानी कि सूत्र युग्मन होता है। इसके बाद आती है स्थूल पट। स्थूल पट को हम कहते हैं पैक्यूटीन अवस्था। तो तीसरी अवस्था क्या आएगी? स्थूल पट। क्या आएगी भाई? तीसरी जो अवस्था आती है, इस तीसरी अवस्था को हम कहते हैं स्थूल स्थूल पट यानी कि पैक्यूटीन। पैक्यूटीन। अब ये स्थूल पट अवस्था में क्या होगा? इस स्थूल पट अवस्था में होता है यानी स्थूल पट में इस अवस्था में जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। क्या लिखोगे भाई? इस अवस्था में, ठीक है, इस अवस्था में, ओके, इस अवस्था में, अवस्था में जीन विनिमय, ठीक है भाई, जीन विनिमय, इस अवस्था में जीन विनिमय, ठीक है, विनिमय या क्रॉसिंग ओवर, क्या होगा? या क्रॉसिंग ओवर, या क्रॉसिंग ओवर, ओवर होता है ना। क्रॉसिंग ओवर का मतलब समझ भाई, लिंकेज जो हम लोग देखते हैं ना, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो स्थूल पट अवस्था में क्या होगा? इस अवस्था में जीन विनिमय का क्या हो जाता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। तो इस अवस्था में जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर होता है। इसके बाद कौन सी अवस्था आती है? चौथी जो अवस्था आती है, इसको हम कहते हैं द्विपट यानी कि डिप्लोटीन अवस्था। चौथी अवस्था देखो, पहले तंतुपट में हमने क्या देखा? इस अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, यानी कि जो लिपोटीन की अवस्था, अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन की जो लिपोटीन की अवस्था होती है, इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। युग्मपट में यानी जाइगोटीन में क्या होगा? इस अवस्था में गुणसूत्र का संयुग्मन होता है, सूत्र युग्मन होता है। स्थूल पट यानी पैक्यूटीन अवस्था में, इस अवस्था में जीन विनिमय या जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। क्या होगा? या तो जीन विनिमय होगा या तो क्रॉसिंग ओवर की क्रियाएं यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से होती है। ठीक है, क्लियर? समझ गए सभी बच्चे? उम्मीद होगी भाई कि किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब चौथी जो अवस्था आती है उसको हम कहते हैं द्विपट अवस्था। तो सभी जल्दी जल्दी सभी बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। सभी बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया भाई? या हम यहीं पे लिख देते हैं चौथी अवस्था को। यहाँ पे जो हमारी चौथी अवस्था आती है, चौथी अवस्था को हम कहते हैं द्विपट। द्विपट यानी डिप्लोटीन। डिप्लोटीन, द्विपट यानी कि डिप्लोटीन। ठीक है, द्विपट यानी क्या बोलते हैं भाई? डिप्लोटीन अवस्था कहते हैं। तो इस अवस्था में क्या होगा भाई? डिप्लोटीन अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में समजात गुणसूत्र पृथक होते हैं। क्या लिखोगे? डिप्लोटीन अवस्था। तो इस अवस्था में, इस अवस्था में, अवस्था में समजात गुणसूत्र, समजात
गुणसूत्र, ठीक है, समजात गुणसूत्र पृथक होते हैं। क्या होते हैं भाई? समजात गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं? पृथक होते हैं। तो इस अवस्था में समजात गुणसूत्र क्या होते हैं? पृथक होते हैं। यानी जो द्विपट यानी डिप्लोटीन अवस्था आएगी, इस अवस्था में जो गुणसूत्र हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे? पृथक, यानी कि अलग हो जाते हैं। जो समजात यानी जो समान समान गुणसूत्र हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? पृथक। पृथक का मतलब भाई अलग अलग हो जाते हैं। अब उसके बाद आती है पारगति क्रम। लास्ट वाली जो अवस्था आती है, तो सभी बच्चे नोट कर लिए? सभी बच्चे ने नोट कर लिया। अब अगली जो अवस्था आती है उस अवस्था को हम कहते हैं पारगति क्रम। पारगति क्रम क्या बोलते हैं? पारगति क्रम कहते हैं। इस पारगति क्रम को हम इंग्लिश में कहते हैं भाई डाइकाइनेसिस। पारगति क्रम को इंग्लिश में बोला जाता है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस, ठीक है, पारगति क्रम यानी कि डाइकाइनेसिस होता है। अब ये डाइकाइनेसिस क्या है ना? अब ये जो डाइकाइनेसिस की अवस्था क्या होती है? अब अगर हम यहाँ पे पारगति क्रम की बात करें, डाइकाइनेसिस की बात करें, आप लिखोगे इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका नष्ट हो जाते हैं। डाइकाइनेसिस में क्या होगा कि इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रक, ठीक है, केंद्रक झिल्ली एवं जो केंद्रक होंगे, है ना, इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका नष्ट हो जाती है। तो क्या लिखोगे? इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका नष्ट हो जाती है। केंद्रक झिल्ली और जो केंद्रिका होगी ये दोनों क्या हो जाती है भाई? नष्ट हो जाती है। तो इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली एवं जो केंद्रिका होती है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाती हैं। यानी ये है क्या है? प्रोफेज। इस अवस्था को हम कहते हैं प्रोफेज फर्स्ट, यानी कि प्रोफेज फर्स्ट जो होती है ये सबसे पूरे अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रवस्था होती है और ये चार अवस्थाओं में ये घटित होती है। पहला होता है लिपोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैक्योटीन, चौथा डिप्लोटीन और पांचवा डाइकाइनेसिस। ठीक है, क्या क्या? लिपोटीन, जाइकोटीन, पैक्योटीन और डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये जो हमारी प्रोफेज अवस्था होती है ये प्रोफेज समाप्त होती है। इसके बाद आती है मध्य अवस्था फर्स्ट। इसके बाद की अवस्था को हम कहते हैं मध्य अवस्था फर्स्ट। तो सभी बच्चे हेडिंग डालोगे मध्य अवस्था फर्स्ट। मध्य अवस्था फर्स्ट यानी कि मेटाफेज फर्स्ट। मध्य अवस्था फर्स्ट यानी कि मेटाफेज फर्स्ट। अब ये मध्य अवस्था फर्स्ट यानी मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है? आप लिखोगे समजात युग्मित गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर एकत्रित हो जाते हैं। समजात युग्मित गुणसूत्र, क्या लिखोगे? समजात युग्मित गुणसूत्र, समजात, ठीक है, समजात युग्मित गुणसूत्र। तो समजात युग्मित गुणसूत्र मध्य पट्टिका पे, कहां पे? मध्य पट्टिका पर एकत्रित हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? एकत्रित हो जाते हैं।
तो ये मध्य पट्टिका पे क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। यानी समजात युग्मित गुणसूत्र जो होंगे ये मध्य पट्टिका पर क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे, इनका जो मध्य पट्टिका है उस मध्य पट्टिका पे क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। एवं तर्क तंतुओं की सूक्ष्म नलिकाओं को, एवं तर्क तंतुओं के तंत्र तंतुओं की सूक्ष्म नलिकाओं गुणसूत्रों के गुणसूत्र बिंदु से जुड़ जाती हैं। एवं तर्क तंतुओं की सूक्ष्म नलिकाएं गुणसूत्र, ठीक है। एवं तर्क तंतुओं की, आगे क्या लिखोगे, एवं तर्क तंतुओं की, तर्क तंतुओं की, तर्क तंतुओं की, ठीक है। एवं तर्क तंतुओं की, एवं तर्क तंतुओं की सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म नलिकाएं गुणसूत्रों के, गुणसूत्रों के, गुणसूत्रों से गुणसूत्र बिंदु पर, गुणसूत्र बिंदु पर क्या होगा, जो गुणसूत्र का बिंदु होगा तो गुणसूत्र बिंदु पर जुड़ जाते हैं। क्या होंगे, वह गुणसूत्र बिंदु होंगे वहां पे जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मध्य अवस्था फर्स्ट की अवस्था। क्या है, मध्य अवस्था फर्स्ट। यानी मध्य अवस्था फर्स्ट में क्या होगा, ये जो समजात गुणसूत्र है ना, ये मध्य अवस्था फर्स्ट यानी मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, समजात युग्मित गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर एकत्रित हो जाते हैं एवं तर्क तंतुओं की सूक्ष्म नलिकाएं गुणसूत्र से गुणसूत्र बिंदु से जुड़ जाते हैं। यानी मेटाफेज अवस्था में क्या होगा कि जब डिप्लोटिन, जब डाइकानेसिस की अवस्था में जब केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तब क्या होगा, ये समजात युग्मित गुणसूत्र पर मध्य पट्टिका पर एकत्रित हो जाते हैं और एवं तर्क तंतुओं की सूक्ष्म नलिकाएं गुणसूत्रों से गुणसूत्र बिंदु पर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये होती है मध्य अवस्था, इसे ही हम कहते हैं मध्य अवस्था। तो सभी बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी जल्दी सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी जल्दी भाई, जिसको लिखना है, जिस बच्चे को, बच्चा लिख सकता है। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है वो बच्चा स्क्रीनशॉट ले सकता है। जो भी आपकी सुविधाएं हैं उस सुविधाओं का आप लाभ उठा सकते हो। जो भी आपको लगे, मुझे लिखना है तो हम लिखेंगे, नहीं लिखना है तो हम नोट कर लेंगे, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में नोट कर लेंगे। हो गया। अब आती है पश्चा अवस्था फर्स्ट। तो सभी बच्चे हेडिंग डालोगे पश्चा अवस्था फर्स्ट को। क्या डालोगे, पश्चा अवस्था फर्स्ट। पश्चा अवस्था फर्स्ट, जिसको हम कहते हैं एनाफेज, एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट। पश्चा अवस्था फर्स्ट यानी हम कहते हैं एनाफेज फर्स्ट। क्या बोलते हैं भाई, एनाफेज फर्स्ट। अभी पश्चा अवस्था में क्या होता है, इनमें आप क्या लिखोगे कि समजात युग्मित गुणसूत्र, समजात युग्मित गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं तथा तर्क तंतु के संकुचन से विपरीत ध्रुवों पर जाने लगते हैं। क्या लिखोगे, समजात युग्मित गुणसूत्र, समजात युग्मित गुणसूत्र, समजात युग्मित, युग्मित गुणसूत्र, ठीक है, समजात युग्मित गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, एक दूसरे से, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। किस अवस्था में भाई, जब हमारी एनाफेज फर्स्ट
अवस्था में जो समजात गुणसूत्र होते हैं, ये जो गुणसूत्र होंगे ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं तथा तर्क तंतुओं के बीच संकुचन से, ठीक है, तथा तर्क तंतु के संकुचन से विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। आगे क्या लिखोगे, तथा तथा तर्क तंतु के, तथा तर्क तंतु के संकुचन से, संकुचन से, संकुचन से विपरीत, विपरीत, विपरीत ध्रुवों पर, विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं, विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। तो ये विपरीत ध्रुव पे कौन जाते हैं, ये विपरीत ध्रुव पे जो चले जाते हैं, यानी कि किस अवस्था में, जो हमारे एनाफेज फर्स्ट अवस्था होती है, इनमें विपरीत ध्रुव पे चले जाते हैं। अतः इस अवस्था में युग्मकों का आनुवंशिक संगठन निर्धारित होता है। अतः इस अवस्था में, ठीक है, अतः इस अवस्था में युग्मकों में, ठीक है, इस अवस्था में युग्मकों का आनुवंशिक घटक या आनुवंशिक संगठन, युग्मकों का आनुवंशिक संगठन, ठीक है, क्या, आनुवंशिक, आनुवंशिक संगठन, ठीक है, आनुवंशिक संगठन निर्धारित होता है। क्या होगा यहाँ पे, निर्धारित, ठीक है, तो आनुवंशिक संगठन निर्धारित होता है। ठीक है, क्या होगा भाई, आनुवंशिक संगठन यहाँ पे निर्धारित होता है। तो ये होती है पूरी, इस पूरी अवस्था को हम कहते हैं पश्चात अवस्था, सेकेंड फर्स्ट, यानी कि एनाफेज फर्स्ट। यानी कि एनाफेज फर्स्ट में हमने क्या देखा कि समजात युग्मित गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं तथा तर्क तंतु के संकुचन से विपरीत ध्रुवों पे चले जाते हैं। अतः इस अवस्था में युग्मकों का आनुवंशिक संगठन यानी निर्धारित होता है। क्या होता है, युग्मकों का आनुवंशिक संगठन एवं निर्धारित होता है। क्लियर बात, इतनी इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद इसकी लास्ट अवस्था आती है और वो लास्ट अवस्था है, उस लास्ट अवस्था को हम कहते हैं अनंत्या अवस्था फर्स्ट। क्या इस लास्ट अवस्था को कहते हैं अनंत्या अवस्था फर्स्ट। तो सभी बच्चे हेडिंग डालोगे अनंत्या, अनंत्या अवस्था फर्स्ट, यानी टीलोफेज, टीलोफेज, टीलोफेज फर्स्ट, यानी अनंत्या अवस्था फर्स्ट, जिसको हम कहते हैं टीलोफेज फर्स्ट। अब ये टीलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, देखो, गुणसूत्र पूर्ण रूप से विपरीत ध्रुवों पे चले जाते हैं तथा उसके चारों ओर केंद्रक कला पुनः निर्माण आरंभ हो जाता है। यानी क्या होगा भाई, गुणसूत्र पूर्ण रूप से, गुणसूत्र क्या है, पूर्ण रूप से, तो क्या लिखोगे, गुणसूत्र पूर्ण रूप से, गुणसूत्र, गुणसूत्र पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, ठीक है, पूर्ण रूप से विपरीत ध्रुव पे चले जाते हैं। ठीक है, विपरीत ध्रुवों पे पूर्ण रूप से विपरीत, विपरीत ध्रुवों पर, ध्रुवों पर चले जाते हैं। ठीक है, विपरीत ध्रुव पे क्या होते हैं, ये गुणसूत्र पूर्ण रूप से विपरीत ध्रुव पर क्या होते हैं भाई, चले जाते हैं। ठीक है, चले जाते हैं और तथा उनके चारों चारों ओर केंद्रक का पुनः निर्माण होता है, तथा उनके चारों ओर, तथा उनके उनके चारों ओर, चारों ओर केंद्रक का, चारों ओर केंद्रक का पुनः निर्माण होता है। केंद्रक का क्या होगा भाई, पुनः
निर्माण होता है। तो केंद्रक का पुनर्निर्माण कहाँ होगा? देखो पहले क्या होगा, जो दोनों न्यूक्लियस होंगे वो विपरीत ध्रुव पे चले जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, इनके चारों ओर केंद्रक का पुनर्निर्माण हो जाता है। किसके चारों ओर? जो अनंत अवस्था आएगी, इस अनंत अवस्था के चारों ओर क्या हो जाएगा, वापस से केंद्रक का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाता है, ठीक है। आगे क्या लिखोगे, केंद्रिका भी पुनः बनने लगती है और इसके पश्चात कोश का द्रव्य विभाजन होता है। इसके बाद भाई केंद्रिका भी केंद्रिका भी केंद्रिका भी पुनः बनने लगती है, पुनः बनने लगती है, ठीक है। जो केंद्रिका होगी ये पुनः क्या लगेगी, बनने लगती है, एवं एवं उसके पश्चात उसके पश्चात उसके पश्चात ठीक है, एवं उसके पश्चात केंद्रक का, ठीक है, एवं उसके पश्चात कोशिका का कोशिका विभाजन कोशिका विभाजन यानी साइटोप्लाज्म डिवीजन, कोशिका विभाजन यानी कि साइटोप्लाज्म का क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म डिवीजन, ठीक है कि भाई क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है। क्या होगा, साइटोप्लाज्म का यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा। यानी कि ये पूरी जो हमारी अवस्था है, इन पूरी अवस्था को हम कहते हैं ये हमारी अर्धसूत्री फस्ट की अवस्था है। इसीलिए जो अर्धसूत्री फस्ट की अवस्था है इसमें सबसे ज्यादा समय लगता है, और सबसे ज्यादा जो समय लगेगा वो किस में लगता है, जो हमारी कौन सी सबसे ज्यादा जो समय लगेगा वो पूर्वावस्था यानी प्रोफेज फर्स्ट में लगता है। यानी पूरे अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो पूरे अर्धसूत्री विभाजन का 90% जो समय लगता है वो प्रोफेज फर्स्ट में लगता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में लगता है। इतनी बात क्लियर कर लो। अब तक हमने क्या देखा, वापस से हम रिपीट करते हैं। हमने ये देखा भाई कि जो हमारी पूर्वावस्था है इसकी 4 अवस्थाएं हैं। एक तंतुपट है, ये युग्मपट है, स्थूलपट है, द्विपट है और पारगति क्रम है। तंतुपट यानी कि तंतुपट को हम कहते हैं लिपोटीन। तो लिपोटीन अवस्था में हमने क्या देखा कि इसमें गुणसूत्र अस्पष्ट दिखाई देते हैं। युग्मपट अवस्था में हमने क्या देखा, इस अवस्था में गुणसूत्र का संयुग्मन होता है। और तीसरा जो स्थूलपट अवस्था था, इनमें हमने क्या देखा, इस अवस्था में जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर होता है। और द्विपट अवस्था में हमने क्या देखा, इस अवस्था में समजात गुणसूत्र पृथक होते हैं। और पारगति क्रम में हमने जिसको डाइकानेसिस कहते हैं, इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका नष्ट हो जाती है। यानी डाइकानेसिस अवस्था में क्या होगी, जो केंद्रक झिल्ली होगी और जो केंद्रिका होगी वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाती है। इसके बाद मध्य अवस्था सेकंड आता है। मध्य अवस्था सेकंड में हम क्या देखते हैं, ये मेटाफेज फर्स्ट में समजात युग्मित गुणसूत्र जो होते हैं ये मध्य पट्टिका पर स्थित हो जाते हैं एवं तर्क तंतुओं की सूक्ष्म नलिकाएं गुणसूत्र से गुणसूत्र बिंदु द्वारा जुड़ जाते हैं। ये हमने देखा मेटाफेज फर्स्ट में। इसके बाद एनाफेज फर्स्ट आई। समजात युग्मित गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं तथा तर्क तंतु के संकुचन से विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। अतः इस अवस्था में युग्मकों का आनुवंशिक संगठन निर्धारित होता है। मानो ये बेटा, अगर देखो क्या होता है, ये इधर गुणसूत्र है, एक गुणसूत्र बिंदु ये है, ठीक है। मानो ये एक सेल है। अब इसमें आप देखोगे गुणसूत्र बिंदु ये, इसमें सूक्ष्म नलिकाएं हैं, ये सूक्ष्म नलिकाएं हैं, इधर भी सूक्ष्म नलिकाएं हैं। तो इनमें जो गुणसूत्र मध्य पट्टिका होती है ये दोनों क्या होने लगती हैं, अलग होने लगती है, ठीक है। और इन्हीं में ही एनाफेज फर्स्ट में ही गुणसूत्र का जो आनुवंशिक संगठन होता है, उन आनुवंशिक संगठन जो पदार्थ है उनका संगठन होने लगता है। उसके बाद आती है अनंत अवस्था जिसको हम कहते हैं टीलोफेज फर्स्ट। तो टीलोफेज अवस्था में हम क्या देखते हैं कि गुणसूत्र जो होते हैं, जो क्रोमोसोम होंगे वो पूर्ण रूप से विपरीत ध्रुवों पे चले जाते हैं तथा उनके चारों ओर केंद्रक का पुनः निर्माण होता है और केंद्रिका भी पुनः बनने लगती है एवं उसके पश्चात कोश का विभाजन यानी कि साइटोप्लाज्म होता है। अब चाहे समसूत्री विभाजन है चाहे अर्धसूत्री विभाजन, इनमें हम देखते हैं पहले क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, उसके बाद होता है
सॉरी पहले होता है कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक का विभाजन और उसके बाद होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है, क्लियर? क्लियर भाई? अगर यही चीज आगे यहाँ पे हम समझे, देखो पहले क्या हो रहा है भाई, प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में आप क्या देख रहे हो, ये भी बेटा गुणसूत्र, ये भी गुणसूत्र है। ठीक है, ये एकदम ठीक है, कोई भी इनमें दिक्कत नहीं है। मेटाफेज फर्स्ट में क्या आया, इनमें आप देख रहे हो, इनमें ये तो तर्क तंतु है, तर्क तंतु में सूक्ष्म नलिकाएं, एक गुणसूत्र ये है, एक गुणसूत्र ये है, एक गुणसूत्र ये, एक गुणसूत्र ये अलग अलग है। एनाफेज थर्ड में क्या हो रहा है भाई, ये दोनों आपस में क्या, इनके बीच में मध्य पट्टिका बनी, ये मध्य पट्टिका क्या हुई, आपस में अलग होके ये अलग ये अलग। आप टीलोफेज अनंत्य अवस्था में देख रहे हो, ये वापस से जो समाप्त थी वापस से आई, और यहाँ पे साइटोकाइनेसिस यानी जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ तो एक से दो यानी कि 4 का निर्माण होगा। तो अर्धसूत्री विभाजन में हम क्या देखते हैं भाई, इनमें 4 का निर्माण हो जाता है। तो ये हमारी कौन सी है, ये जो हमारी अवस्था है ये अर्धसूत्री सेकंड विभाजन की, और इस अर्धसूत्री सेकंड विभाजन की अवस्था को हम इसकी आगे की क्लास में पढ़ेंगे, और उस क्लास में हम पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन सेकंड क्या है, किस प्रावस्थाओं में होती है, और इसके साथ साथ हम देखेंगे समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर होते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर पूछे जाते हैं। तो आगे की क्लास में हम, यानी अगली क्लास जब हमारी इसकी होगी तो उसमें हम देखेंगे अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन और उसके साथ साथ समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद होगी कि आप सभी बच्चे को ये जो टॉपिक है इस समझ में आ गई होगी। आप हमेशा याद रखना कि जो हमारी अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होती है इनके भी 4 प्रवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज की 5 अवस्थाएं हैं, डिप्लोटीन, लिपोटीन या लिपोटीन, जाइगोटीन और उसके बाद पैक्योटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये 5 अवस्थाएं होती हैं। इन पांचों अवस्थाओं को पूरा करने के लिए लगभग 90 प्लस यानी कि पूरे अर्धसूत्री विभाजन का, यानी अर्धसूत्री विभाजन के जो अर्धसूत्री फर्स्ट है, अर्धसूत्री सेकेंड है, तो पूरे अर्धसूत्री विभाजन का 90 प्लस समय लगता है। ये जब पूरा होगा तो मध्यावस्था, मध्य से पूर्वावस्था, पश्चावस्था और पश्चावस्था से अनंत्यावस्था की टॉपिक खत्म होती है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे की पार्ट के। तो सभी बच्चे को बाय बाय, टेक केयर।